हेलो बच्चों, आज हम लोग आईएससी हिंदी के अंतर्गत काव्य मंजरी के पाठ आ धरती कितना देती है। इस कविता के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। तो इस कविता की ही संपूर्ण व्याख्या आज हम लोग देखेंगे। और सुमित्रानंदन पंत जी के संबंध में मैंने ऑलरेडी बच्चों आप लोगों को एक संक्षिप्त जानकारी दे दी है। उनका जीवन और साहित्यिक परिचय मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो उसकी जानकारी आप उस वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। ठीक है। और आज हम लोग आ धरती कितना देती है इस कविता की संपूर्ण व्याख्या देखेंगे। और बीच बीच में मैं आप लोगों को कठिन शब्दों के अर्थ भी बताती चलूँगी, और साथ ही साथ कविता का मूल क्या है, कविता में जो भी विशेषताएं हैं, उसकी काव्यगत विशेषताएं हैं, उसके संबंध में भी मैं आपको बताती चलूँगी। ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आ धरती कितना देती है इस कविता का कि लाइन बाय लाइन उसका अर्थ क्या होगा, उसकी व्याख्या क्या होगी। ठीक है। आ धरती कितना देती है ये कविता सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई है। सुमित्रानंदन पंत जी एक छायावादी कवि थे, और इनकी कविताओं में प्रकृति का बहुत ही सुंदर और मनोरम रूप हमें देखने को मिलता है, बहुत ही सजीव चित्रण देखने को मिलता है। यही कारण है कि सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है। तो इसके संबंध में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आप लोगों को। तो इस कविता में आ धरती कितना देती है, इस कविता में कवि ने अपने बचपन की एक छोटी सी घटना का उल्लेख किया है, और उस घटना में उन्होंने प्रकृति को आधार बनाया है, प्रकृति को प्रतीक रूप में प्रस्तुत किया है, और उसके माध्यम से वे मानव जाति को मानवता का संदेश दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर बच्चों। यानी इस पूरी कविता का जो मूल है वो क्या है, मानवता का संदेश दे रहे हैं इस कविता के माध्यम से कवि। ठीक है। अब हम लोग लाइन बाय लाइन कविता के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। इसकी पहली पंक्ति है, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी, और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। ठीक है। इसके शब्दों के अर्थ मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं बच्चों, आप इसे नोट कर सकते हैं। छुटपन का अर्थ होता है बचपन, कलदार टकसाल का बना हुआ सिक्का, खनकेंगी यानी सिक्कों के टकराने से उत्पन्न हुई आवाजें। ठीक है। कवि अपने बचपन की एक घटना का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जब मैं छोटा था, बच्चा था, तो मैंने क्या किया, मिट्टी में मैंने एक पैसे का बीज बो दिया। ठीक है, पैसे का बीज मैंने बो दिया, और मैंने सोचा कि उससे पैसे के पेड़ उगेंगे। ठीक है। तो सामान्यतः उनकी सोच क्या थी, क्योंकि वो जानते थे कि मिट्टी में बीज बोए जाते हैं और उससे पौधे बनते हैं, पौधे उगते हैं और उससे फसल बनती है। यही उन्हें मालूम था, ऐसा यही सोच करके उन्होंने ऐसा किया कि पैसे का बीज उन्होंने बो दिया और सोचा कि पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। ठीक है। उससे क्या होगा, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी। यानी जैसे टकसाल में रुपयों का निर्माण होता है, सिक्कों की ढुलाई होती है यंत्र मशीन के माध्यम से, तो यहाँ पर कवि यही कहना चाहते हैं कि पेड़ों पर, पेड़ क्या है, टकसाल के रूप में है। ठीक है। टकसाल रूपी ये जो पेड़ हैं, इसमें क्या होगा, बहुत सारे रुपए निकलेंगे, बहुत सारे रुपए उगेंगे, पैसों सिक्के उगेंगे इस पे, और सिक्कों की जो आपस में टकराने की जो खनक है, यानी उसकी जो आवाज़ है, वो बहुत ही मीठी मधुर ध्वनि उन्हें सुनाई देगी। और उस जो पेड़ है, पैसे का जो पेड़ है, जब वो बड़ा हो जाएगा, फूल फल जाएगा, यानी बहुत सारे उस पे रुपए और पैसे आ जाएंगे, तब वो क्या करेंगे, उससे वो फूल फल के मोटा सेठ बन जाएंगे, यानी एक धनवान व्यक्ति बन जाएंगे, एक पूंजीपति व्यक्ति बन जाएंगे। ठीक है। तो ऐसी बचपन की उनकी सोच थी, कल्पना थी। और यहाँ पर बचपन में उन्होंने छिपकर ऐसा कार्य क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो उन्हें बड़ों का डर होता है कि अगर वो किसी कार्य को कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि उन्हें डांट पड़ जाए।
ये कारण भी था और साथ ही साथ पंत जी के मन में एक स्वार्थ की भावना भी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि पैसे ढेर सारे पैसे आए और वो हमें किसी और को देने पड़े, वो मेरे अपने होंगे। तो ये लालच की भावना भी उनके मन में थी, इस कारण उन्होंने छिपकर ये कार्य किया। तो यहाँ पर बचपन में क्या होता है, बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं, कोई और छोर कल्पना का नहीं होता है। तो यही भाव व्यक्त कर रहे हैं, यानी बचपन में जो भाव होते हैं बच्चे के मन में, उस भाव को बहुत ही सुंदरता के साथ कवि यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। उनकी भाषा बहुत ही सरस साहित्यिक खड़ी बोली है और अनुप्रास और रूपक अलंकार का बहुत ही सुंदर सामंजस्य देखने को मिलता है, अधुकांत छंद है। ठीक है, तो इस कविता के माध्यम से कवि जो हैं वो अपने बचपन की बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं कि पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक ही पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे सब धूल हो गए, मैं हताश वो बाट जोता रहा दिनों तक। ठीक है, यहाँ पर शब्दों के अर्थ हैं बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए। बंजर धरती का अर्थ होता है वह भूमि जहाँ पर अन्न उत्पन्न नहीं होता। बंध्या मिट्टी बांझ या अनुपजाऊ मिट्टी, हताश निराश होकर। बाट जोहना का अर्थ होता है इंतजार करना या प्रतीक्षा करना। कवि ने पैसे का जो बीज बोया मिट्टी में, उसके बाद क्या हुआ उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि ये मैंने पैसे का बीज तो बो दिया, लेकिन इस बंजर धरती ने, इस अनुपजाऊ धरती ने क्या किया, कोई भी अंकुर उसमें नहीं फूटा, यानी पैसे का कोई भी अंकुर नहीं फूटा। सामान्यतः क्या होता है कि जब बीज बोया जाता है तो उस बीज से अंकुर फूटता है, पौधे बनते हैं, लेकिन जब उन्होंने पैसे का बीज बोया तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बंजर धरती ने कोई भी अंकुर नहीं फूटा। ये कवि सोच रहे हैं कि ये धरती जो है वो क्या है, अनुपजाऊ है, इसमें किसी भी प्रकार का जो ऐसी धरती जहाँ पे अन्न नहीं होता, तो वही कवि सोच रहे हैं कि ये बंजर धरती है। बंध्या मिट्टी ने एक भी पैसा नहीं उगला, यानी ये जो मिट्टी है वो बांझ है, अनुर्वर है, इसमें एक भी पैसा नहीं उगा। ठीक है, यानी कवि मान के चल रहे हैं कि ये धरती जो है वो अनुपजाऊ है, यानी धरती के संबंध में उनकी ऐसी सोच हो गई। सपने जान में कहाँ मिटे सब धूल हो गए, मैं हताश बाट जोता रहा। हताश होकर के, निराश होकर के कवि जो हैं बाट जोते रहे। बाट जोने का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना, यानी बहुत समय तक, बहुत दिनों तक वो प्रतीक्षा करते रहे, बिल्कुल निराश होकर के प्रतीक्षा करते रहे कि अब जो है पैसे के बीज का अंकुर फूटेगा, उससे पैसे के पेड़ बनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनके जो सपने थे कि बीज बोने के बाद उससे पौधे अंकुर फूटेगा, पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, रुपयों के पेड़ बनेंगे, तो ये सारे जो सपने उन्होंने देख रखे थे वो सभी जो है वो मिट गए। वो उस सपने का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो गया, बिल्कुल ही धूल धूसरित हो गया। ठीक है, बिल्कुल खत्म हो गया। अब आगे कवि कहते हैं कि बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। बाल कल्पना के, यानी बालक के मन में बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं। बचपन में क्या होता है, कल्पना का कोई और छोर नहीं होता है, यानी किसी भी प्रकार की कोई भी बात बच्चे सोच जाते हैं, वो सही हो या गलत हो इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सोच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि मैं जो है उस समय बाल कल्पना, बालकों के मन की जो कल्पना थी, उस अपनी कल्पना के पावड़े बिछा करके, ठीक है, पावड़े का अर्थ होता है बच्चों गलीचा, या फिर कह लें कि पायदान होता है, एक मखमली कपड़े का पायदान होता है। जब कभी हम किसी सम्मानीय व्यक्ति का स्वागत करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, गलीचा बिछा देते हैं, पायदान बिछा करके उसका स्वागत करने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर भी कवि यही कहना चाहते हैं कि मैं जो है अपने बाल कल्पना के जो पावड़े थे उससे बिछा करके मैं एकटक, अपलक, बिल्कुल निर्निमेष दृष्टि से मैं एक टक बाट जोता रहा, देखता रहा, इंतजार करता रहा कि अब धरती से अंकुर फूटेगा और पैसे का पौधा उगेगा। लेकिन उनकी जो बाल कल्पना थी वो पूरी तरह से
निष्फल हो गई, असफल थी। अब आगे कवि कहते हैं कि मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। अब उन्हें ये समझ में आया, कवि को ये समझ में आया कि वो तो अनजान थे, अज्ञानी थे, बालक थे, मूर्ख थे वो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने गलत बीज बोया, प्रकृति के नियम के विरुद्ध बीज बोया उन्होंने। अब ये बात उन्हें थोड़ी सी समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं तो अज्ञानी था, मैंने गलत बीज बोए धरती में, ममता को रोपा था और तृष्णा को सींचा था, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि ममता को, प्रेम को, यानी प्रेम रूपी जो मेरे अंदर का जो माया मोह था, उस माया मोह रूपी बीज को मैंने बोया था धरती में, और अपने लालच से, अपने लोभ और स्वार्थ के जल से मैंने सींचा था, ठीक है। यानी तृष्णा से सींचा था, लालच के जल से मैंने उसे सींचा था। यानी बीज जो मैंने बोए थे वो बीज कैसे थे, वो माया और मोह के बीज थे। जब माया और मोह के बीज को मैंने लोभ के जल से सींचा, स्वार्थ के जल से सींचा, तो यही कारण है कि वो पैसे का पेड़ नहीं उगा, पैसे के पेड़ नहीं बने, पैसे का पेड़ नहीं उगा, ठीक है। तो यहाँ पर कवि जो हैं वो बहुत ही सुंदर ढंग से बालक के अबोध मन की बात जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। एक बालक जो है, उनकी कल्पनाओं में क्या क्या चल पाता है उसका सुंदर चित्रण उन्होंने बहुत ही सरल साहित्यिक भाषा में किया है। रूपक और अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर सामंजस्य देखने को मिलता है, साथ ही साथ अतुकांत छंद के दर्शन भी हमें होते हैं, ठीक है। चलिए आगे की लाइनों को भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये सारे जितने भी आप बच्चों आप शब्दार्थ हैं उनको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर अगली पंक्ति है, अर्धशती हर राती निकल गई तब से, कितने ही मधु पतझर बीत गए अनजाने, ठीक है। मतलब ये जो घटना थी, कवि इस घटना के बाद की बात बता रहे हैं कि ये घटना जब घटी, मेरे बचपन की घटना थी, और इस घटना को जब समाप्त हुए काफ़ी समय बीत गया, यानी लगभग 50 वर्ष बीत गए। अर्धशती यानी लगभग 50 वर्ष का जो समय होता है, आधी शताब्दी बीत गई, हहराती निकल गई, यानी बहुत तेजी से निकल गई, यानी बहुत तेजी से आई और चली गई, यानी 50 वर्ष कवि के बीत गए। कितने ही मधु आए तब से लेकर के, यानी उस घटना के होने के बाद 50 वर्षों तक में कितनी बार ऐसा हुआ कि मधु आए। कितने मधु आए, मधु यहाँ पर बसंत ऋतु को कहते हैं। यहाँ पे षड ऋतुओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है इन पंक्तियों में कवि ने। तो वसंत ऋतु जो है वो कितनी बार आए और चले गए, उसमें पौधे जो है पल्लवित हुए, पूरा वातावरण जो है हरा भरा हो गया, लेकिन कितनी बार वो आया और चला गया। पतझड़ बीत गए अनजाने में, अनजाने में ही पता नहीं कितने पतझड़ के मौसम आए चले गए, यानी कि फूलों की पत्तों, जो पेड़ पौधे हैं उनके पत्ते झड़ गए, फूलों की कलियां टूट गई। वो पतझड़ जो है बहुत ही सुनसान वीरान टाइप का हो गया सब कुछ। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कितने भी पतझड़ के मौसम आए और वो चले गए। ग्रीष्म तपे, यानी कितनी बार आए ग्रीष्म ऋतु आई, कितनी बार गर्मी का मौसम आया, धरती को तपाया उसने, लोगों को झुलसाया और वो भी चला गया। और गर्मी के जाने के पश्चात कितनी बार ऐसा हुआ कि वर्षा ऋतु आई, वर्षा ऋतु ने अपनी जल की धारा से धरती को नम कर दिया, लोगों को तृप्त किया। और वर्षा ऋतु में सावन का महीना आता है जिसमें झूले पड़ते हैं, लोग बहुत आनंदित होते हैं, बहुत पेड़ पौधे जो है पल्लवित पुष्पित होते हैं, तो पूरा वातावरण बिल्कुल हरा भरा हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ कवि कह रहे हैं कि वर्षा झूले, वर्षा जो है झूलते हुए व्यतीत हो गई, बीत गई, यानी कितनी बार ऐसा हुआ। फिर शरदें मुस्कुराई, वर्षा ऋतु के पश्चात शरद ऋतु का मौसम आता है, उसमें जो है शरद ऋतु आती है, उसमें बहुत हल्की ठंड होती है, हल्की सर्दी होती है, और उस समय गुनगुनी धूप जो है वो बहुत अच्छी लगती है। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि वो गुनगुनी धूप जो है मुस्कुराती है शरद ऋतु में, हल्की शरद ऋतु जो है लोगों के मन को लुभाती चली गई, यानी कितनी बार शरद ऋतु आई और चली गई। सीसी कर हेमंत कपे, यानी कितनी
बार हेमंत ऋतु आई। हेमंत ऋतु यानी जो बहुत सर्दी कड़ाके की जो ठंड होती है वो मौसम आया। कितनी बार ऐसी ऋतु आई और अपनी कपा देने वाली ठंड से लोगों को कपा दिया। लोगों सी सी करके उनके मुंह से ठंड के मारे क्या होता है, सीसी की आवाज़ निकलने लगती है। ठीक है, तो यही कवि कहना चाहते हैं कि सीसी करते हुए कितनी बार ऐसा हुआ कि वो कपा देने वाली सर्दी भी बीत गई। ठीक है, कितनी बार ऐसा हुआ इन 50 वर्षों में, सर्दी की ऋतु भी बीत गई और उसके बाद तरु झरे, यानी कितनी बार ऐसा हुआ कि पेड़ों के जो पत्ते हैं वो झड़ गए, गिर गए। और कितनी बार ऐसा हुआ खिले वन, कितनी बार ऐसा हुआ कि वर्षा ऋतु आई, वन जो है वो पल्लवित पुष्पित हुए, वन जो है खिल उठे, उनके फूलों खिल उठे, पूरी तरह हरा भरा पूरा वन हो गया। ठीक है, तो ये सारा जो वातावरण का उन्होंने षड ऋतुओं का वर्णन किया है, इसमें शिशिर ऋतु का वर्णन कवि ने नहीं किया है, लेकिन इन्होंने जो षड ऋतु का जो वर्णन किया है वो बहुत ही सुंदर और सजीव है। और ये सारी ऋतुएं जो हैं इन 50 वर्षों में आई और चली गई, बारी बारी से आती गई चली गई। तो ये कवि कहना चाहते हैं कि इस घटना को बीते बहुत समय बीत गया। फिर एक बार क्या हुआ और जब फिर से गाढ़ी उदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। कवि कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि वर्षा ऋतु आई और अपने भीतर एक तीव्र इच्छा लिए हुए, भयंकर वर्षा करने की इच्छा लेते हुए, काले गाढ़ी जो लालसा है, काले काले जो बादलों की जो लालसा है, वो तीव्र इच्छा लिए हुए बिल्कुल काजल से जो बादल हैं वो धरती को भिगोने के लिए बिल्कुल से बेचैन हो गए। यानी धरती को उसने पूरी तरह से भिगो दिया। धरती को जल की वर्षा इतनी तीव्र तेज हुई। ठीक है, काले काले कजरारे जो बादल थे वो बिल्कुल भयंकर वर्षा से उसने धरती को भिगो दिया। मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर। कवि यहाँ कहते हैं कि कौतूहलवश का अर्थ होता है जिज्ञासा से। ठीक है, जिज्ञासा से, कौतूहलवश का अर्थ होता है जिज्ञासा। ठीक है, यहाँ पे जिज्ञासा आप कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, कवि यहाँ पे जिज्ञासा जो होती है उनकी, यानी मन में किसी चीज़ को जानने की जो इच्छा होती है उसे कहते हैं जिज्ञासा। और तह का अर्थ होता है मिट्टी की परत। ठीक है, तह का अर्थ होता है मिट्टी की परत। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने में, एक जिज्ञासा सी मेरे मन में हुई और मैंने आंगन के कोने में जो है वो जो गीली मिट्टी थी उसको थोड़ा सा, उसकी तह को मैंने कुरेद दिया, थोड़ा सा अपने हाथ से मैंने उसे इधर उधर कर दिया और उस उंगली से मैंने बिल्कुल सहला करके, यानी बिल्कुल उनके मन में ऐसी कोई भावना नहीं थी कुछ भी कि उसे कष्ट पहुँचाने का, वो बिल्कुल से सहला करके यानी मिट्टी को हल्का सा उन्होंने कुरेद दिया और बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। उन्होंने वहीं आंगन में उनके सेम का बीज पड़ा हुआ था, उसे उन्होंने दबा दिया उस मिट्टी के नीचे। और दबाने के बाद उन्हें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं, ऐसा कुछ भी उनके मन में नहीं चला। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जब ये कार्य कवि ने किया, यानी मिट्टी में सेम के बीज उन्होंने दबाए, तो ऐसा कार्य करते हुए ऐसा लगा कि भूखे अंचल में मणिक माणिक बांध दिए हों। यानी धरती माता के आंचल में उन्होंने मणिक माणिक क्या होते हैं? मणिक माणिक होते हैं बहुमूल्य रत्न। ठीक है, तो मणिक माणिक के जो है वो उन्होंने धरती माता के आंचल में बांध दिए हों, ऐसा ही प्रतीत होता है। ठीक है, तो इसके बाद कवि जो है ये पूरा जो वातावरण था, पूरा जो बादलों के बरसने के बाद उन्होंने ये चीज़ कौतूहलतावश किया, तो मिट्टी के नीचे उन्होंने एक बीज जो है, सेम का बीज जो है वो दबा दिया। ठीक है, मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को। कवि कहते हैं कि इस घटना को करने के पश्चात वो भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि जब वो छोटे बच्चे थे तब उनके मन में क्या था? एक लालसा थी। उन्होंने वो कार्य इसलिए किया था, लोभ के कारण, स्वार्थ के कारण ये कार्य किया था, तो इसलिए वो उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन अभी उन्होंने जो किया वो
उनके मन में किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं थी। इसे उन्होंने यूं ही कर दिया, अनर्थक ही किया, बिना सोच विचार के किया। ठीक है, एक जिज्ञासापूर्ण तरीके से उन्होंने किया, एक कौतूहलतावश उन्होंने किया। ठीक है, तो इसी कारण से उस घटना को वो भूल गए। ठीक, क्लियर बच्चों। तो इस पूरी जो इसमें जो पूरी षड ऋतुओं का कवि ने वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कवि ने। और भाषा जो है यहाँ पे थोड़ी सी संस्कृत निष्ठ साहित्य खड़ी बोली हो गई है, और मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश और उन अनुप्रास और उपमा अलंकार की छटा देखते ही बनती है। ठीक है, और अतुकांत छंद है ही, पूरी कविता ही अतुकांत छंद में है। ठीक, क्लियर। फिर आगे चलते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं अगली पंक्तियों में क्या कहते हैं कवि। कवि कहते हैं, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन, किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा, उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। कवि यहाँ कहते हैं कि इस घटना को मैं याद क्यों करता, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी घटना तो थी नहीं, क्योंकि बचपन में जब उन्होंने ये कार्य किया तो स्वार्थवश था, एक उनके मन में एक लालसा थी कि ये कार्य संपन्न हो और मुझे पैसे का पेड़ हो तो पैसे के पेड़ से मैं धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा। लेकिन ये कार्य उन्होंने बिना किसी लालसा के किया, तो इस कार्य को उन्होंने वो भूल गए, और ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी जिससे कि अब उनके मन जो है उसे याद रखता। लेकिन ऐसे ही यूं ही टहलते हैं, हर शाम वो अपने आंगन में टहलते हैं। तो एक दिन जब वो आंगन में टहल रहे थे, तब उन्होंने अचानक से क्या देखा। ठीक है, सहसा का अर्थ होता है अचानक। तो अचानक से उन्होंने क्या देखा, जो कुछ भी उन्होंने देखा, ऐसा कुछ उन्होंने देख लिया कि उससे बिल्कुल ही विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, और आश्चर्यचकित होकर के वो हर्ष विमूढ़ हो उठे, यानी प्रसन्नता से, बिल्कुल प्रसन्नता से वो अपनी सुध-बुध खो बैठे, जड़ बुद्धि हो गए। ऐसा कुछ उन्होंने देख लिया अचानक से आंगन में टहलते हुए कि वो आश्चर्यचकित होकर के प्रसन्नता के कारण जड़ बुद्धि हो गए। देख आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। कवि क्या देखते हैं, किस कारण वो जड़ बुद्धि हो गए। वो देखते हैं कि नवागत यानी नए आगंतुक, नए मेहमान की तरह जो सेम के बीज हैं उसमें अंकुर फूट गए हैं। ठीक है, तो वो अंकुर जो हैं वो सेम के बीज में फूट गए हैं, और वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई नन्हा मेहमान आया हो। और ये नन्हे मेहमान कैसे प्रतीत हो रहे हैं, यहाँ पर कवि बहुत सारे उपमानों का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, उपमा अलंकार भी है, तो विभिन्न उपमानों के माध्यम से वे सेम के बीज से फूटे हुए अंकुर का उल्लेख कर रहे हैं। तो इसका चित्रण देखिए बच्चों, बहुत ही सजीव प्रकृति चित्रण है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि वे नन्हे जो नए अंकुर जो फूटे हुए हैं वो उन्हें कैसे लग रहे हैं, नन्हे मेहमान, नए मेहमान की तरह लग रहे हैं, जो छोटी छोटी छाता ताने हुए खड़े हैं। वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं, जैसे लग रहा है कि वो छोटा छोटा छाता लिए हुए खड़े हैं, यानी वो जो नन्हा सा जो बीज का जो अंकुर फूटा है उसके दो जो पत्तियां निकली हुई हैं वो ऐसी लग रही हैं जैसे कि वो छाता ताने खड़े हैं। वर्षा ऋतु में छाता ताने, इसका जो बिंब योजना कवि ने किया है वो बहुत ही सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि जो है कह रहे हैं कि छाता ताने हुए खड़े हैं, उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है। आगे भी कह रहे हैं कवि, और उपमानों के माध्यम से भी व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये छाता कहूँ या विजय पताकाएं जीवन की, यानी ये जो छोटे अंकुर फूटे हैं, नए अंकुर जो फूटे हैं सेम के बीज से, वो उन्हें कभी छाते के रूप में लग रहे हैं, और कभी उन्हें क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये सेम के बीज जो अंकुर जो फूटे हैं वो अपने विजय की घोषणा करने के लिए झंडा लिए खड़े हैं। ठीक है, जब किसी भी युद्ध मैदान में जब लड़ाई होती है और विजय हो जाती है तो वो अपनी पताका फैलाते हैं। पताका मीन्स होता है झंडा, तो वो अपना झंडा लिए खड़े हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये झंडा लिए हुए अपनी विजय की घोषणा कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें क्या हैं, उनके जीवन का प्रतीक हैं। यानी सेम का बीज जो है वो अंकुर फूट गया है, वो अंकुर क्या है, उस पौधे के जीवन का प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक है।
ठीक है। तो यानी यहाँ पर कवि को क्या लग रहा है, वो नवागंतुक लग रहे हैं, छोटा छोटा छाता ताने हुए खड़े लग रहे हैं और कवि को ऐसा लग रहा है कि वे अपनी विजय पताका लिए खड़े हैं, यानी झंडा लिए खड़े हैं। ठीक है। आगे कवि कहते हैं कि या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी, जो भी हो वे हरे भरे उल्लास भरे। आगे और भी उपमान जुटा करके कवि कहते हैं कि वे ऐसा भी लग रहा है, ये सारी चीज़ें तो लगी रही हैं, साथ ही ऐसा लग रहा है जैसे वो नन्हे नन्हे जो पत्ते दो खुले हुए हैं, वो लग रहा है किसी नन्हे से बच्चे की वो अपनी हथेलियों को खोले हुए हैं। ठीक है, दोनों हथेलियां उनकी खुली हुई हैं, नन्ही नन्ही, चाहे वो बहुत ही प्यारी लग रही हैं वो नन्ही नन्ही हथेलियां जो हैं। तो ये सारे उपमान जुटाने के बाद कवि कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी जो भी हो रहा हो, लेकिन ये सारा जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल हरा भरा है। वो जो नन्हे नन्हे जो पौधे हैं वो बिल्कुल हरे भरे हैं और उल्लास से भरे हैं, यानी अपने जीवन के प्रति उनके मन में एक उत्साह है, एक हर्ष है, एक खुशी है। ठीक है, तो वो ये जो नन्हे नन्हे अंकुर फूटे हैं सेम के बीज के, वो पूरी तरह से हरे भरे और उल्लास से भरे हैं, हर्ष से भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी जो उपमान कवि ने, इन उपमानों के माध्यम से कवि ने सेम के बीज के अंकुर का वर्णन किया है। कवि यही नहीं रुकते हैं, और एक उपमान जुटाते हुए कवि कहते हैं, पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चे से। यहाँ कवि कहते हैं जिस प्रकार से चिड़िए के जो बच्चे होते हैं वो डिंब तोड़ करके, यानी अपने जो अंडे होते हैं उनके अंडे की जो झिल्ली होती है उसको तोड़ करके वो निकलने को उत्सुक होते हैं। क्यों निकलने को उत्सुक होते हैं? क्योंकि वो पंख मारकर उड़ना चाहते हैं। खुले आसमान में वो पंख अपने फैला करके उड़ने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं, उत्सुक होते हैं। यही कारण है कि वो चाहते हैं कि ये जो बच्चे हैं वो अपने अंडों की जो झिल्ली है उसको तोड़ करके निकल जाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये जो सेम के बीज हैं वो अंकुरित हो करके फूट पड़े हैं पौधा बनने के लिए। यानी बहुत ही सुंदर तरीके से सजीव चित्रण कवि ने किया है यहाँ प्रकृति का। ठीक है, ये शब्दार्थ है बच्चों, आप नोट कर लीजिए। तो बहुत ही सुंदर प्राकृतिक चित्रण कवि ने किया है और सेम के जो उगे हुए पौधे हैं उनका बहुत ही काव्यमय रूप देखने को हमें मिलता है। साथ ही साथ उसकी भाषा बहुत ही प्रभावपूर्ण, सरल और साहित्यिक हिंदी है, विषय के अनुरूप है। साथ ही पुनरुक्ति प्रकाश, संदेह अलंकार, अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार की छटा जो है हमें देखने को मिलती है। अतुकांत छंद है। ठीक, क्लियर हो गया बच्चों, ये पंक्तियां आपको क्लियर हो गई। आगे देखते हैं अगला जो पैराग्राफ है हमारा, आगे है निर्निमेष क्षण भर मैं उनको रहा देखते, सहसा मुझे स्मरण हो आया कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में। ठीक है, यहाँ कवि कह रहे हैं कि ये सारी जो चीज़ें हुई, यानी उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से सेम के बीज का जो अंकुर फूटा उसका वर्णन उन्होंने किया बहुत ही काव्यमय तरीके से। अब आगे कह रहे हैं कि ये जो इतनी सुंदरता थी प्रकृति की, उसको बिल्कुल वो निर्निमेष दृष्टि से, यानी बिल्कुल ही एकटक अपलक दृष्टि से उसको वो क्षण भर के लिए देखते रह गए, बिल्कुल से उसको ध्यानमग्न होकर देखते रह गए। फिर अचानक से उन्हें याद आया। ठीक है, निर्निमेष का अर्थ होता है एकटक, सहसा स्मरण यानी याद हो आया, अचानक से उन्हें याद आया कि कुछ दिन पहले उन्होंने सेम के बीज जो है इस मिट्टी में रोपे थे, इस आंगन की मिट्टी में उन्होंने सेम के बीज बोए थे और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। कवि कहते हैं कि वही जो बीज बोए थे मैंने, वही अंकुर बन करके, वही आज वो अंकुर बन करके बौने यानी ठिगने, छोटे छोटे नन्हे जो ये पौधे निकल आए हैं, उनकी जो पलटन है यानी सेना की जो पूरी सेना जो है, यानी पौधों की जो पलटन है, पौधों की जो सेना है, वही मेरे सामने खड़ी है, मेरी आंखों के सम्मुख सामने खड़ी है, बिल्कुल गर्व से। गर्व से क्यों खड़ी है? क्योंकि वो अपने जीवन का उद्घोष कर रही है, अपने पल्लव का, अपने
विकास का उद्घोष करना चाह रही है। यही कारण है कि वो मेरे सम्मुख गर्व से खड़ी है। यानी वो सेम के बीज जो है अंकुरित हो करके पौधे का रूप बन करके, छोटे नन्हे नन्हे पौधे का रूप बन करके मेरे सामने खड़े हैं, गर्व से खड़े हैं और नन्हे नाटे पैर पटक कर बढ़ती जाती है अपने विकास के लिए, यानी पल्लव के लिए, आगे विकसित होने के लिए अपने नाटे पैर यानी अपने जो ठिगने ठिगने पैर हैं, छोटे छोटे जो पैर हैं, उसे पटकते हुए आगे की ओर बढ़ने को वो तैयार है। यानी जो छोटा बच्चा है वो क्या करता है, वो जो है पैर पटक के अपना चलता है, धीरे धीरे सीखता है। उसी प्रकार से कवि यहाँ कहना चाहता है कि सेम के ये जो बीज हैं वो अंकुरित होकर के पौधा बनने के लिए पूरी तरह से बेचैन है और ऐसा प्रयास कर रहे हैं पल्लवित होने का, विकसित होने का। ठीक है, कवि आगे कहते हैं कि तब से उनको रहा देखता, धीरे धीरे अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ। कवि कह रहे हैं कि तब से, जब से ये बीज जो है अंकुरित हुए, सेम के ये बीज जो है अंकुरित हुए और पौधा बनने की ओर अग्रसर हुए, तब से मैं उन्हें देख रहा हूँ। यानी हर दिन वो टहल रहे हैं, तो हर दिन टहलने में उन्होंने उसे देखा, यानी धीरे धीरे उन्होंने देखा कि धीरे धीरे बहुत सारे पत्ते अनगिनती पत्तों से लद गए। अनगिनती यानी असंख्य पत्तों से वो पौधा जो है असंख्य पत्तों से भर गया और वो पूरी तरह से झाड़ियाँ बन गई। यानी पत्ते इतने ज़्यादा हो गए कि उन्होंने झाड़ियों का रूप ले लिया। हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदुए। यानी यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वो झाड़ियाँ आंगन में इतनी फैल गईं, हरे भरे चंदोवे की तरह लग रही हैं वो झाड़ियाँ पूरे आंगन में फैल करके। यहाँ पर क्या बच्चों कि चंदोवे का अर्थ होता है, चंदोवे का अर्थ होता है जो वितान होते हैं, यानी कह सकते हैं कि जो शामियाना होता है, तंबू होता है, उसे कहते हैं चंदोवा। ठीक है, तो यहाँ पर है तंबू, चंदोवा, वितान या सामियाना भी हम कह सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के मखमली कपड़ों से वो बनाया जाता है। तो यहाँ पर कवि जो है मखमली चंदोवे की के समान कह रहे हैं कि वो हरी भरी जो झाड़ियाँ थीं वो कैसी लग रही हैं, जैसे लग रहा है कि हरी भरे सामियाना बांध दिया गया हो, तंबू बांध दिए गए हों। मखमली थे वो, उसके जो पत्ते हैं सेम के वो कैसे हैं, कोमल हैं, मुलायम हैं, चमकदार हैं, बिल्कुल मखमल की तरह हैं। तो मखमली जो झाड़ियाँ हैं वो पूरे आंगन में फैल करके ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे हरे भरे तंबू बांध दिए गए हैं आंगन में। ठीक है, बेली फैल गई बलखा आंगन में लहरा और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो सेम की जो बेलें थी, ये पौधा जो है झाड़ियाँ बनते हुए, पत्ते ढेर सारे पत्ते होते हुए झाड़ियाँ बन गई, फिर बेलें हो गई उसमें। यानी जो लतर वाले जो पौधे होते हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसकी बहुत सारी बेलें हो गई और बेल जो है वो बल खा करके, इठला करके, यानी टेढ़ी मेढ़ी हो करके पूरे आंगन में वो लहरा रही हैं। ठीक है, यानी पूरे आंगन में वो बेलें जो हैं लहराने लग गईं और वो सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का। बाड़े की टट्टी क्या होता है, जो बांस की फट्टियाँ होती हैं ना, यानी बांस के पतले पतले डंडे होते हैं। तो जब लतर वाले वृक्ष होते हैं तो उनको बांस को बांध दिया जाता है चारों तरफ से, ताकि उसका सहारा लेकर के वो बेल जो है वो बढ़ जाए, लतर जो है वो बढ़ जाए। तो यही जो है यहाँ पर भी किया गया कि बल जो सेम की जो बेलें थीं उसको सहारा दे दिया गया बांस की फट्टियों का, जिससे कि वो ऊपर की ओर बढ़ सकें, फैल सकें। तो बाड़े की टट्टी का सहारा लेकर के ये बेलें जो हैं वो पूरे आंगन में फैल गईं। ठीक है, और वो बेलें ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे हरे हरे 100 झरने फूट पड़े हों ऊपर को। वो झरने बिल्कुल ऊपर से नीचे ऐसे पूरी फैली हुई हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो झरने फूट पड़े हों, झरने, हरे हरे 100 झरने फूट पड़े हों। झरने क्या होते हैं, पानी के झरने फूट पड़ते हैं, पानी के झरने जो हैं वो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। तो यहाँ पर यही कवि कल्पना कर रहे हैं कि हरे हरे हैं ये पत्तियाँ जो हैं, हरी हरी बेलें हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे असंख्य 100 जो झरने हैं, यानी सैकड़ों झरने जो हैं वो बह रहे हैं, फूट पड़े हों।
ठीक है। आगे कवि कहते हैं मैं अवाक रह गया वंश कैसे बढ़ता है, यानी कवि बिल्कुल विस्मित हैं, अवाक हैं, हैरान हैं। ठीक है, हैरान होकर के कहते हैं कि ये वंश कैसे बढ़ता है, ये देख करके मैं बिल्कुल ही हैरान हूँ। क्योंकि वंश क्या है, यानी पहले बीज बोया, अंकुर हुआ, पौधा बना, असंख्य पत्तियाँ हुई, झाड़ियाँ हुई, बेलें बनी, अब ये पूरे हरे भरे पूरे जो है लतर फैल गई है। तो यानी ये पूरी सेम की जो वंश है, यानी सेम का जो परिवार है वो कितनी तेजी से बढ़ गया। तो ये परिवार का बढ़ता हुआ जो रूप है वो कवि देख करके पूरी तरह से हैरान है। आगे कवि कहते हैं कि छोटे तारों से छितरे फूलों की छींटे। ठीक है, यहाँ तक तो कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से जो सेम की जो फलियां हैं, सेम के जो बीज जो अंकुरित हुए वो किस प्रकार से लग रहे हैं उनका उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया। और कवि जो है बहुत ही सुंदर, बहुत ही सजीव चित्रण करते हुए यहाँ पर उन्होंने संदेह अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार में इसका स्वाभाविक चित्रण कर रहे हैं। प्रकृति का भाषा भी बिल्कुल ही साहित्यिक खड़ी बोली है और अतुकांत छंद है। ठीक है, अब आगे की पंक्तियों में कवि ये कहना चाहते हैं कि ये वंश जो है वो कैसे बढ़ गया, यानी तेजी से बढ़ गया ये वंश। अब उस वंश का यानी उन लतरों का ये जिक्र कर रहे हैं विभिन्न विभिन्न ढंग से। आगे देखते हैं बच्चों क्या कहते हैं कवि। कहते हैं कि छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे। अब ये जो सेम के बीज जो अंकुरित हो गए और पौधा बन करके झाड़ियाँ बन गई और लतरें और बेलें जो आंगन में पूरी फैल गई हैं, वो बेलों के ऊपर क्या है, अब फूल आ गए हैं। सेम के फूल कैसे होते हैं, सफ़ेद होते हैं। तो सेम के फूल आ गए हैं, तो अब वो उनके संबंध में कह रहे हैं कि ये कैसे उन्हें लग रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि छोटे तारों से छितरे हैं, यानी ये जो सेब के जो फूल हैं उन लतरों के ऊपर वो ऐसे लग रहे हैं जैसे छोटे छोटे तारे जो हैं वो आसमान में छिटके हुए हों, छितरे हुए हों, यानी बिखरे हुए हों। ठीक है, यानी पूरे जो तारे हैं वो आसमान में काले काले नभ में जैसे बिखरे रहते हैं, उसी तरह से ये सेम के जो फूल हैं वो हरी हरी जो लतरें हैं उनके ऊपर छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद फूल जो हैं वो लग रहा है जैसे कि तारे छितरे हुए हैं। आगे कवि कहते हैं कि वो कभी ऐसा लगता है जैसे वो फूलों के छींटे हों। ये फूल कैसे लग रहे हैं, सफ़ेद सफ़ेद, जैसे लग रहा है कि वो छींटे हैं, वर्षा की जो छींटे हैं उसकी तरह से लग रहे हैं। फिर आगे उपमान जुटाते हुए कवि कहते हैं कि वो लतरों के ऊपर फूल कैसे लग रहे हैं, झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर। ठीक है, यानी ये जो लतर है, सेम की जो बेलें हैं, लतरें हैं, उन श्यामल लतरों पर यानी सांवली लतरों पर, हरी भरी जो लतरें हैं, सांवला कहें या हरा भरा कह लें, तो हरी भरी लतरों पर फूल जो हैं यानी जो सफ़ेद सफ़ेद फूल हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे झाग बन गए हों, झागों से लिपटे हैं, यानी वो फूल लतरों के ऊपर इस प्रकार से लिपटे हुए हैं जैसे लग रहा है कि वो झाग बन गए हैं। यानी जल की जो धारा है यानी लहर है, जो यहाँ पे लतरों को कवि ने लहर के रूप में देखा है, और लहरों के ऊपर जब पानी इकट्ठा हो जाता है तेजी से बहता हुआ पानी, तो वो कैसा हो जाता है, एक झाग उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो कवि ऐसी ही कल्पना कर रहे हैं कि इन फूलों के, सेम की जो लतर है सेम के पौधे की, उस पौधे पर सफ़ेद सफ़ेद फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे लहरों पर झाग उत्पन्न हो गया हो। फिर आगे अन्य उपमान के माध्यम से भी व्यक्त कर रहे हैं कवि। कहते हैं सुंदर लगते थे मावस के हसमुख नभ से। आगे कवि कहते हैं कि ये लतरों के ऊपर ये जो फूल हैं वो कैसे लग रहे हैं, वो फूल इतने सुंदर लग रहे हैं जैसे कि अमावस्या की रात में, यानी अमावस्या की रात में जो नभ में तारे मुस्कुराते हैं, वो ये फूल जो है, ये सफ़ेद सफ़ेद फूल जो है अमावस्या के तारे की भांति लग रहे हैं, जैसे कि काले काले बादलों के बीच में तारे चमकते हैं, मुस्कुराते हुए प्रतीत होते हैं। उसी प्रकार से कवि ये कहना चाहते हैं कि ये हरे भरे
लतरों के बीच में, बेलों के बीच में ये फूल सफ़ेद सफ़ेद ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कि अमावस्या के तारे नभ में मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, आगे कवि एक प्राकृतिक नायिका के रूप में इस चित्रण करते हुए कहते हैं इस प्रकृति के रूप को, यानी जो सेम का जो पौधा है उस पर ये फूल किस प्रकार से लग रहे हैं। एक अन्य उपमान के माध्यम से कह रहे हैं कि चोटी के मोती से आंचल के बूटों से, यानी एक प्रकृति रूपी जो नायिका है, नायिका के जो घने काले काले जो बाल हैं उसमें छोटे छोटे जो मोती लगे हैं, यानी सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे मोती उसमें लगा करके उसकी वेड़ी जो है, चोटी बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। उसी प्रकार से सेम के इस लतरों पर, बेलों पर ये फूल जो हैं, सफ़ेद सफ़ेद फूल बिल्कुल मोती की तरह चमक रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। नायिका की चोटी को जैसे मोती जो है सौंदर्यमान बनाता है, उसी प्रकार से इन सेम की बेलों पर ये जो फूल लगे हैं सफ़ेद सफ़ेद, वो उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। आंचल के बूटों से, यानी किसी नायिका के ने जो ओढ़नी ओढ़ रखी है, दुपट्टा जो ओढ़ रखा है, उसकी जो आंचल है, आंचल में बूटे लगे होते हैं, बेल बूटे बने होते हैं, ठीक है, कढ़ाई की हुई होती है। तो उस ये जो सेम की बेलों पर जो ये सफ़ेद सफ़ेद फूल हैं वो कैसे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी नायिका के आंचल पर बेल बूटे बने हुए हैं। ठीक है, यानी बहुत सारे उपमान यहाँ जुटा दिए कवि ने एक घटना का उल्लेख करने के लिए, एक प्रकृति का चित्र उपस्थित करने के लिए, यानी सेम के पौधे, उसकी बेलों पर किस जो फूल आए हैं सफ़ेद रंग के, उन फूलों के लिए उसको उल्लेख करने के लिए कवि ने बहुत सारे उपमानों का वो उन्होंने जुटा लिया और इनका पूरा वर्णन वो बहुत ही सुंदरता के साथ कर रहे हैं। कवि जो है ये सारी जो बेलें हैं उनके विषय में बहुत कुछ वो कह गए। उन्होंने तारों की भांति उसे बता दिया, फूलों के छींटे उन्होंने कहा कि लहरों पर झाग जैसे लग रहे हैं, वे अमावस्या के जो बादल नभ होते हैं उसमें जो तारे मुस्कुराते हैं उसकी भांति लग रहे हैं, नायिका की चोटी के मोती की तरह लग रहे हैं, नायिका के आंचल के बूटों की तरह लग रहे हैं। तो ये सारे उपमान कवि ने उसके लिए जुटाए। ठीक है, आगे कवि कहते हैं कि ओह समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी, कितनी सारी फलियां। यहाँ पर कवि कहते हैं कि समय बीतता गया और एक निश्चित समय आने के पश्चात ये फूल जो हैं वो फलियां बन गई, यानी जो सेम के फूल थे वो फली बन गई, यानी सेम का पूरा जो सेम बन गया, फली बन गई, फल बन गया और ये बहुत सारी फलियां जो हैं उसमें टूटी, यानी बहुत सारा फल हुआ, बहुत सारा सेम जो है वो हुआ। अब कवि कहते हैं कि ओह कितनी सारी फलियां, यानी असंख्य फलियां। यहाँ वाक्यांश को उन्होंने दोहराते हुए कहा कि बहुत सारी, कितनी सारी कहने का तात्पर्य यहाँ पर कवि बहुत सारी फलियां हुई, यानी बहुत सारा सेम हुआ। उन्होंने बहुत सारे लोगों ने उसका उपभोग किया, उसका वर्णन कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि शब्दों में नहीं किया जा सकता कि कितनी फलियां हुई, यानी ये धरती माता जो है वो कितना कुछ दे देती है। ठीक है, इसी बात को आगे कवि कहते हैं कि यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। कवि ये कहना चाहते हैं कि ये जो सेम का जो फल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ, ठीक है, उसका उपभोग बहुत लोगों ने किया। तो ये धरती माता जो है अपने पुत्रों को बहुत कुछ दे देती है, जितना हम धरती माता में बोते हैं उससे कहीं ज़्यादा माँ जो है अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को वो उपभोग करने के लिए दे देती है। यानी यहाँ पे जैसे एक माँ अपने बच्चों को प्रेम, ममता से उसकी जितनी भी ज़रूरतें होती हैं उससे कहीं ज़्यादा उसकी ज़रूरतों को वो पूरा कर देती है, उसी प्रकार से ये धरती माता भी जो है अपने पुत्रों को बहुत कुछ दे देती है, उसके उपभोग से भी कहीं ज़्यादा मात्रा में उसे दे देती है। तो धरती माता जो है वो जननी है, वो दाता है। तो यही जो वाक्य है, इसीलिए बार बार कवि ये कहना चाहते हैं कि धरती माता कितना देती है अपने पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में छी स्वार्थ लोभ बस पैसे बोकर। अब कवि फिर से पुरानी बातों में आ रहे हैं,
फिर से उन्हें ये बात समझ में आई। अब इतनी सारी जो चीज़ें हो गई, इतना घटनाक्रम जब हो गया, तो कवि को अब समझ में आया कि धरती माता का महत्व क्या है, वो कितनी उपजाऊ है, कितनी ज़्यादा ममतामयी है। तो कवि कह रहे हैं कि मैं बचपन में अबोध था, अनजान था, अज्ञानी था, मूर्ख था, और मैं अपनी इस धरती माता के महत्व को नहीं समझ पाया, उसकी ममता, उसके प्रेम को नहीं समझ पाया। ठीक है। और बचपन में छी शब्द का यहाँ प्रयोग करते हुए कवि स्वयं के लिए घृणास्पद हैं कि मैंने ऐसा सोच लिया, ऐसा मैंने स्वार्थवश सोचा था, लोभवश सोचा था, मेरे मन में एक माया की भावना थी, एक तृष्णा थी, लालच था, यही कारण है मैंने पैसे का बीज बोया था। यानी मैंने पैसे का बीज बोया था, मैंने प्रकृति के नियम के विरुद्ध जा करके मैंने ये कार्य किए थे, यही कारण है कि उसका फल भी मुझे बुरा ही मिला, यानी मेरी आशा के अनुरूप उसका फल मुझे प्राप्त नहीं हुआ। यदि मैंने प्रकृति के नियम के अनुरूप वो कार्य किया होता, सत्कर्म किया होता, अच्छे बीज बोए होते, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भी मुझे अच्छा ही मिलता, जैसा कि अभी हुआ है। यानी सेम का बीज मैंने बोया तो सेम के बीज के रूप में मुझे कितने सेम की फलियां मिली। ठीक है। तो इस पूरी जो पैराग्राफ है बच्चों, इसमें यहाँ पर कवि जो है बहुत ही सुंदर ढंग से, उनकी जो भाषा है वो बहुत ही सरस और सरल है, प्रवाहपूर्ण है। साथ ही यहाँ मानवीकरण अलंकार का भी कवि ने प्रयोग किया है। ठीक है। और रूपक अनुप्रास अलंकार तो है ही, अतुकांत छंद है। ठीक है। तो इस प्रकार से कवि ने बहुत ही प्रकृति का बहुत ही सजीव और सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। विभिन्न जो पंक्तियां हैं ये। ठीक है। और ये आपको ये शब्दार्थ जो है आप नोट कर लीजिए बच्चों, ताकि आपको जो है कविता को समझने में आसानी हो जाएगी। जो भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थ मैंने यहाँ पर आपको लिख दिए हैं। ठीक है। तो जब भी आप कविता पढ़िए तो आपको निश्चित रूप से इस पूरी जो शब्दों के अर्थ हैं उसका आपको लाभ होगा। और बहुत कठिन शब्द इसमें नहीं हैं, बहुत ही हल्के फुल्के शब्द हैं, और उनके माध्यम से ही कवि ने बहुत ही गूढ़ बातें कही हैं, बहुत ही सुंदर सजीव चित्रण किया है उन्होंने प्रकृति का। ठीक। चलिए अंतिम पंक्तियां हम देखते हैं। अंतिम पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं, रत्न प्रसविनी है वसुधा अब समझ सका हूँ। यहाँ कवि कहते हैं कि वसुधा को, जब ये पूरा प्राकृतिक दृश्य का वर्णन करने के पश्चात सेब के बीजों का अंकुर बनना और उससे फूल बनना और फलियां होना, इन सब का जिक्र करने के पश्चात कवि अब ये समझ चुके हैं कि धरती में जब हम सही बीज बोएंगे तो उसका परिणाम भी सही रूप में मिलेगा, सही फल के रूप में मिलेगा। तो इसीलिए अंत में कवि ये कहना चाहते हैं कि इस धरती माता को वसुधा क्यों कहा जाता है, अब ये बात उन्हें समझ में आई। क्योंकि जब हम मणिक माणिक के रूपी बीज को धरती में बोएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो उसका परिणाम है, जो प्रतिफल है, उसका प्रतिफल जो है वो बहुमूल्य रत्नों के रूप में ही हमें मिलेगा। यानी ये वसुधा जो है वो रत्नों को जन्म देने वाली है। ठीक है। तो इसके बाद कवि मानवता का संदेश देते हुए समाज में इस पूरी कविता का जो मूल है वो मानवता का संदेश देना ही है। तो इस पूरी कविता के माध्यम से कवि संदेश देते हुए कहते हैं कि हमें जिस प्रकार से धरती में हमने बीज बोए थे, सत्कर्म रत्नों रूपी बीज बोए थे, उसी प्रकार से हमें इस धरती रूपी समाज में समानता के दाने बोने हैं। यानी मनुष्य के बीच वर्ग भेद की भावना को मिटाना है, वर्ग वैषम्य की भावना को मिटाना है, लालच, लोभ, तृष्णा की भावना का परित्याग करके आपसी सद्भाव, भाईचारे और प्रेम की भावना को जन्म देना है, उसके बीज को बोना है। ठीक है। उस बीज को बोएंगे, यानी समानता के बीज को बोएंगे, तब जाकर के समाज में समानता रूपी फसल आएगी। यानी सभी मनुष्य जो है एक दूसरे को समान समझेंगे। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं। यानी प्रत्येक मनुष्य जब अपने सत्कर्म करेगा,
ठीक है, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार जब वो कर्म करेगा तो निश्चित रूप से उस कर्म का जो फल है वो बहुत ही सुखद होगा। यानी यहाँ पर कर्मवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए कवि कहना चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य जो है अपने सामर्थ्य के अनुसार इस समाज में समानता के बीज बोने का कार्य करे। इसमें मानव समता के दाने बोने हैं, यानी इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं। यानी प्रत्येक मनुष्य जो है वो ममता का बीज बोए, यानी प्रेम का बीज बोए, एक दूसरे के प्रति भाईचारे, प्रेम, सद्भाव का बीज बोए, तो निश्चित रूप से इससे जो फसल उगेगी वो कैसी होगी, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। यानी इससे जो फसल होगी वो सुनहली फसलें होंगी, बिल्कुल सोने के रंग की तरह होंगी, सोने की तरह चमकने वाली होंगी। जैसे कि धरती माता में धरती में जब मणिक माणिक के रूपी बीज बोए जाते हैं तो उसका परिणाम सुखद होता है, सुखद फल के रूप में होता है। उसी प्रकार से जब हम इस समाज में समानता, भाईचारा और अपनी सामर्थ्य, शक्ति, समान शक्ति और प्रेम का बीज बोएंगे तो निश्चित रूप से ये फसल भी जो है, यानी समानता की, मानवता की जो फसल है वो दिखाई देगी। यानी संपूर्ण समाज मानवीय संवेदना से ओतप्रोत होगा। ठीक है, अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मानवता की जीवन श्रम से हंसी दिशाएं हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। ठीक है, यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं कि मानवता की जीवन श्रम से, यानी मनुष्य के कर्मों से, मनुष्य का जो कर्म है, जब वो कर्म अच्छा होगा, उसका परिश्रम अच्छा होगा, सत्कर्म वो करेगा, तो निश्चित रूप से मानवीय संवेदना जागृत होगी, संपूर्ण समाज में मानवीय भावनाओं का जन्म होगा और निश्चित रूप से दसों दिशाएं जो हैं उससे क्या होंगी, वो प्रफुल्लित होंगी, खुशी से हरे भरे हो जाएंगे। दसों दिशाएं जो होती हैं, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नैऋत्य, ईशान और आग्नेय, आकाश, पाताल, ये सारी जो दसों दिशाएं हैं उनका उल्लेख कवि कह रहे हैं कि सभी दिशाएं जो हैं वो क्या होंगी, वो पूरी तरह से हंस उठेंगी, खिलखिला उठेंगी। लास्ट में कवि कहते हैं कि हम जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। यानी पूरी कविता का मर्म यही है कि हम जैसा करेंगे, जैसे कर्म हम करेंगे उसका प्रतिफल भी हमें वैसा ही मिलेगा। यानी कवि ने पहले गलत बीज बोए, लालच और तृष्णा के बीज बोए, तो उसका परिणाम भी उन्हें उनकी आशा के अनुरूप नहीं मिला, उन्हें दुखद परिणाम उसका मिला। लेकिन जब उन्होंने सही बीज बोया, प्रकृति के अनुरूप बीज बोए, तो उसका परिणाम भी उन्हें बिल्कुल ही सुखद मिला, संपन्नता, धन धान्य से भरा हुआ मिला। तो उसी प्रकार से जब हम इस समाज में समानता के, ममता के, मानवीय संवेदना से ओतप्रोत बीज को बोएंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज जो है वो एक मानवता से भरा हुआ समाज होगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होगी, सभी जो है अपने सत्कर्मों से, सत्कर्म करके उससे खुश होंगे, यानी सभी मनुष्य में खुशहाली का वातावरण होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें अच्छे बीज बोने हैं, तो अच्छे बीज बो करके ही हम वैसा ही परिणाम पाएंगे। ठीक है, जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। यानी हमें अच्छा बोना चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए और सत्कर्म करने से ही हमें अच्छे परिणाम उसके मिलेंगे। ठीक, क्लियर बच्चों, हो गया। पंक्तियों में कवि ने रूपक और अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इसके साथ ही साथ कवि ने सत्कर्म करने की प्रेरणा दी है। कर्मवादी सिद्धांत पर आधारित है इनकी ये पंक्तियाँ और भाषा बहुत ही बोधगम्य है, सरस है, पूरी कविता अतुकांत छंद में है। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा बच्चों। ये जो शब्दों के अर्थ हैं उसे भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये पूरी कविता का अर्थ आपको भली भांति समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसी ही उम्मीद है। और
ये पूरी कविता जो है पंत जी ने प्रकृति चित्रण के माध्यम से, प्रकृति के सुकुमार कवि इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये सजीव वर्णन उन्होंने किया है। ठीक है, तो इस पूरी कविता में प्रकृति चित्रण के माध्यम से मानवता का संदेश कवि ने दिया है और मानवता समाज में मानवता का संदेश देते हुए कवि चाहते हैं कि हमारा समाज जो है मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत हो और चारों तरफ खुशहाली हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये पूरी कविता के अर्थ अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको डिटेल करके समझाया है और आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएंगे तो ये जो पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों के आधार पर, यानी पूरा जो कविता है, कविता के आधार पर ही आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। तो आप निश्चित रूप से इन जब व्याख्या को अच्छी तरीके से समझे रहेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आए तो उसके उत्तर लिखने में भी आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप इन्हीं पंक्तियों की व्याख्या उसमें लिखेंगे, कहीं कहीं बीच में कुछ कविताओं को कोट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको प्रश्न आ सकते हैं। और जैसे कि लास्ट की पंक्ति है कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, इस तरह के इस पंक्ति के आधार पर आप पूरी कविता की व्याख्या कीजिए, उनकी विचारधारा को व्यक्त कीजिए। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये पूरी व्याख्या जो है आपके लिए इसमें हेल्प करेगी। तो और अन्य प्रश्न भी इसी व्याख्या से रिलेटेड ही होंगे, क्योंकि टेक्स्ट के जो भी प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में आपके, वो कविता पर ही ज़्यादा होते हैं। और थोड़ा सा अगर आपको कवि के भी संबंध में जानकारी है तो उसका भी उल्लेख आप उन प्रश्नों के उत्तर में कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये पूरी व्याख्या कविता की भली भांति समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में मैं अगला कुछ टॉपिक शुरू करूँगी आपका। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।